नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहता हूँ आपको। और इससे पहले कि मैं फिर कोई तकरीर शुरू कर दूँ, सीधा अपने सवाल जवाब को लेना शुरू करते हैं। पहली कॉल लेते हैं जी। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे आपसे लास्ट वीक मैंने कॉल की थी, तो अपने बेबी के लिए मैंने आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन ली थी कि उसका हमने जो वीज़ा अप्लाई करना है उसके लिए, तो वो हमें कुछ कंफ्यूजन है कि क्या हमें सारी फैमिली का वीज़ा दोबारा अप्लाई करना होगा या सिर्फ बेबी का। हम लोगों के पास ऑलरेडी मैं और मेरे 3 डिपेंडेंट्स हैं, उनके पास अगस्त तक का वीज़ा है, तो हमें दोबारा सबको अप्लाई करना होगा या सिर्फ हम बेबी का ही करेंगे। और अगर सिर्फ बेबी का करेंगे तो कितना स्टेटमेंट उसके लिए चाहिए और कितने अरसे का चाहिए, और दूसरे डॉक्यूमेंट्स क्या साथ लगेंगे, वो प्लीज बता दीजिएगा। ओके, नॉर्मली मुझे शिकायत ये मिलती है कि जी वीनस टीवी पे बहुत फ़ोन करते हैं लेकिन कॉल नहीं मिलती, और आपकी माशाल्लाह दोनों हफ्ते कॉल मिल जाती है फ़ौरन। अच्छा, जो आपने बताया था, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, आप पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम के ऊपर रह रहे हैं, आपका जो स्टेटस चल रहा है, और एक बेबी आपका अभी सिस्टम के अंदर नहीं है जो यहाँ पैदा हुआ है। सो सबके लिए तो अप्लाई करने की कोई सेंस नहीं है जी। आपका ऑलरेडी सबका वीज़ा लगा हुआ है अगस्त तक, आपने सिर्फ बेबी के लिए अप्लाई करना है। पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम के अंदर आपको उसकी जो अपनी मेंटेनेंस अमाउंट दिखाना है, आई थिंक 900 या 1000 पाउंड होता है, वो मेन एप्लीकेंट का, उसके बाद साथ डिपेंडेंट का जो होता है वो आप फॉर्म के ऊपर भी चेक कर लीजिएगा। और जो मेंटेनेंस अमाउंट है वो आप उसके 28 डेज या 3 मंथ्स डिपेंडिंग अपॉन आपका कौन सा पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम कैटेगरी के अंदर आप हैं, वो अपने पैसे रखने हैं अकाउंट के अंदर। अगर वो सब कुछ है, आप पीबीएस अपॉइंटमेंट लीजिए उसकी डिपेंडेंसी की, और उसके ऊपर जाके वो काम हो जाएगा। फिर जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की बात है, अब डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आप पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम में किसी वर्क परमिट के ऊपर हैं तो आपको एम्प्लॉयर के डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं, आप स्टूडेंट हैं तो अपने कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं, यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं, या अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो आप अपना बिजनेस का सारा कुछ लगाते हैं, जिससे पता चलता है कि आपका बिजनेस चल रहा है। मकसद क्या है कि जो भी आपने एप्लीकेशन करनी है जो पॉइंट्स बेस्ड डिपेंडेंट की, जो मेन एप्लीकेंट का जो जवाज है जिसकी वजह से आपको स्टेटस मिला हुआ है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन साथ लगाइए, जिससे कि पता चले कि आपका अभी भी जो वीज़ा है वो सही तरीके से इश्यू हुआ है, कुछ सर्कमस्टांसिस में चेंज नहीं है। अगर वो आप कर लेते तो कोई ऐसी मुश्किल वाली उसके अंदर बात नहीं होती। ऑलराइट जी, बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली भाई, 2 सवाल है मेरे। जी बताइए। मेरा बच्चा यहाँ पैदा हुआ है, उसको 10 साल हो गए हैं, तो अभी हमने उसका रजिस्ट्रेशन डाला है लास्ट ईयर अक्टूबर में। यप। और हम यहाँ पे ओवर स्टे हैं 2010 से। और दूसरा सवाल ये कि 2012 में हमने एप्लीकेशन जब डाला था 7 ईयर की बेस पर, तो वो रिफ्यूज़ हो गया था। फिर हमारी उसकी फर्स्ट हेयरिंग हमारी हुई थी लास्ट ईयर सितंबर में, तो वो दिसंबर में उसका डिसीजन आया, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। सर आप मुझे बताइए आपका अभी सवाल क्या है, बिकॉज आपने कहीं से शुरू किया और आप बिल्कुल कहीं और चले गए हैं। आप बताइए अभी आपका सवाल क्या है। पहला सवाल तो मेरा ये था कि वो मैंने बच्चे के भी अपने रजिस्ट्रेशन डाली है, यहाँ पैदा हुआ, उसको 10 साल हो गए जी। तो अभी उनका होम ऑफिस का ये लेटर आया कि वो उसकी जो एप्लीकेशन है वो 6 मंथ में प्रोसेस नहीं कर सकते। मैं वो समझ गया, आपका सवाल क्या है सर, ये तो मैं समझ गया, तो आप मुझे बता रहे हैं। हाँ, सवाल ये कि उसमें कोई मुश्किल तो नहीं होगी उसकी रजिस्ट्रेशन में, तसल्ली चाहते हैं आप। अच्छा, दूसरा बताइए, और क्या सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि हमने अपील करी थी जब हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था, तो हमारी अपील की हेयरिंग हुई थी लास्ट ईयर सितंबर में। तो वो दिसंबर में वो डिसमिस हो गई हमारी अपील। अभी हमने अपर ट्रिब्यूनल के लिए उसको की परमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो अगर उसकी परमिशन हमें नहीं मिलती है जी, और बच्चे का रजिस्ट्रेशन भी नहीं आता है। ओके, मेरा ख्याल है मैं समझ गया आपकी बात। अब आप छोड़ दीजिए, ठीक है। आपका मैं ये अक्सर मिसाल देता हूँ तो लोगों की कि वो परेशानी भागी जा रही है सड़क पे, और पकड़ लो जाके अपने सर पे डालो उसको। आपका वो हिसाब है भाई, आपने मुश्किल टाइम गुजार लिया हुआ है। आपका सारा वो जो वक्त था जो सफ़र करने का और सख्तियाँ झेलने का, वो वक्त अब आपका ख़त्म हो गया है। आपके बच्चे के 10 साल कंप्लीट हो गए हैं। आपने उसकी नेशनलिटी के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए उसको आपने अप्लाई कर दिया है टू बी रजिस्टर्ड एज अ ब्रिटिश सिटीजन। अब जब उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, जो कि इंशाल्लाह हो जाएगी, कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, क्योंकि बच्चा है, 10 साल उसने गुजार लिए लीगली, कंटिन्यूसली यहाँ पे गुजारे, यहीं पे पैदा हुआ था। एक्सक्यूज मी। सो जब वो सब कुछ है तो फिर मुझे कोई ऐसी मुश्किल वाली चीज़ नज़र नहीं आती। अब आपके बच्चे के जैसी रजिस्ट्रेशन होती है, ये सारी अपीलें, अपर ट्राइब्यूनल, ये वो सब कुछ छोड़ दीजिए। आपने फिर क्या करना है, आपने नई एप्लीकेशन डालनी है।
उस नई एप्लीकेशन के अंदर अब आपके ग्राउंड्स डिफरेंट होंगे, आपकी सूटेबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट होगा, आपकी एलिजिबिलिटी डिफरेंट होगी। जो जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी अब आपके डिफरेंट तरीके से पेश की जाएंगी, बिकॉज अब आपके फैमिली में एक ब्रिटिश नेशनल है जो आप पे डिपेंडेंट है। अब आप अगर ये एक्सपेक्ट करें कि मैं यहां बैठ के आपको पूरा खोल के बताऊंगा तो वो तो मैं नहीं कर सकता। इसलिए मैंने आपको ये एक ट्रेलर दे दिया कि आपको क्या करने की जरूरत है और किस तरह से करना है। जब वो वक्त आता है अपने वकील के पास जाइएगा, जाके बैठिएगा, उनसे कहेगा वकील साहब ये सब कुछ अब बदलना है, क्योंकि वो बुखारी टीवी पे बैठा ये कह रहा था कि मेरी एप्लीकेशन को अब हमने नए सिरे से हैंडल करना है और सारी चीजें चेंज होगी उसके अंदर। ठीक है जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपने किस तरह से उसको करना है। ऑब्वियसली आप मेरे पास आना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह मेरे पास आइएगा, मैं देख लूंगा इसको। लेकिन जो कोई भी आपकी एप्लीकेशन डील करे उसको ये समझ के चलना है कि अब और आपकी पुरानी एप्लीकेशन के क्राइटेरिया के अंदर बहुत फर्क है। आपने अब नई एप्लीकेशन को एक बहुत भरपूर जोश के साथ और वलवले के साथ अप्लाई करना है। ये नहीं कि हाय पहले रिफ्यूज हो गया फिर रिफ्यूज होगा, कुछ भी नहीं होना, ऐसे नहीं होना, वैसे कुछ नहीं सोचना। सिर्फ एप्लीकेशन कीजिए, पूरा जोर लगा के कीजिएगा। जब उसकी रजिस्ट्रेशन बच्चे की हो जाती है, अगर आपका अपर ट्राइब्यूनल से रिफ्यूज हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है और अभी आपके बच्चे की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुई, तो इंतजार कीजिएगा। कोई पैनिक बटन दबाने वाली बात नहीं, कहीं भागने की बात नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा कोई फर्दर रिप्रेजेंटेशंस कर दीजिएगा, लेकिन अभी होम ऑफिस की फीसें लगा के नई एप्लीकेशन नहीं करनी जब तक आपके बच्चे की रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाती। बेस्ट ऑफ लक सर। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो, वालेकुम, कैसे हैं बुखारी साहब आप? ठीक? बस जी अल्लाह का शुक्र, खैरियत। हाँ जी, मेरे छोटे छोटे सवाल हैं बुखारी साहब। बताइए। हाँ जी, नेशनैलिटी हमने अप्लाई करनी है, फैमिली ने हमें डिस्क्रिशनरी लीव के बाद इंडेफिनिट के बाद सार हो जाना है। बच्चे मेरे सारे अंडर 17 हैं, उसमें मेरे 2 बच्चे ब्रिटिश हो गए हैं। उनकी हमने रजिस्ट्रेशन करवा ली थी। तो अभी क्या बेटी ओवर 18 है, तो जो 10 साल की कैटेगरी है वो हम पे अप्लाई करते? क्या मतलब जी? जो 10 साल आप नहीं अप्लाई कर सकते नेशनैलिटी, अगर आपने कोई भी वो जो ऑफेंस किया है 10 इयर्स में। अच्छा, आपके पिछले 10 साल के अंदर कोई ऑफेंस है? हाँ जी, वो हमें डिस्क्रिशनरी लीव 3 साल की 2 मिल रही थी ना, तो उसके बाद हमने इंडेफिनिट लिया था। राइट। उससे पहले इसका मतलब आपके पास स्टेटस नहीं था? हाँ जी। अच्छा, और बताइए, और क्या पूछना आपने? जो बच्चे अंडर हो गए अभी, जो ब्रिटिश हैं, उनकी वजह से कोई बेनिफिट मिल जाता है? ओके, और बताइए। बस यही पूछना है कि फीसें काफी हो गई हैं, तो हम अप्लाई करेंगे तो वो रिफ्यूज तो नहीं कर देंगे, या हमारे हक में कोई ऐसा चांस है? ओके, चल मैं बताता हूँ जी। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और बहुत रेलेवेंट सवाल है, बिकॉज जब लोगों ने नेशनैलिटीज़ के लिए अप्लाई करना शुरू किया तो उनको यही होता था कि अच्छा बस ठीक है, जैसे ही आपके 5 साल कंप्लीट हुए, जैसे ही 5 साल लीगल आपने गुजारे, 1 साल आपको इंडेफिनिटली मिले हुए हो चुका है, तो आप नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कानून तो अभी भी वही है, लेकिन उन लोगों के लिए जो कि 5 साल से ज़्यादा अरसे से यूके में रह रहे हैं, कुछ और चीज़ें भी मैटर करती हैं। अब आपके केस में जिस तरह से है कि आपको पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उनके पास मौजूद होगा और वो रिकॉर्ड आपको भी उनको दिखाना पड़ेगा। आपको 6 साल की डिस्क्रिशनल लीव मिली, पहले 3 साल, फिर 3 साल, इंडेफिनिटली मिले हुए भी आपको 1 साल होने वाला है। अब आप अगर नेशनैलिटी के लिए जाते हैं तो आपके पास पिछले 7 साल का तो लीगल स्टेटस है, लेकिन उससे पहले का क्या है, यानी उससे पहले के जो 3 साल आपके गुजरे थे, अगर आपके पास लीगल स्टेटस नहीं था तो आपके पिछले 10 साल के रिकॉर्ड के अंदर से 3 साल ऐसे हैं जहां आपके पास लीगल स्टेटस नहीं है। उस सूरत में मुझे यही लगता है कि इम्कान इसी चीज़ का है कि आपको वो रिफ्यूज कर देंगे अगर आप नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करेंगे। यही चीज़ आपके बच्चों के ऊपर भी अप्लाई होती है। जो आपके बच्चे हैं जो 18 से ऊपर हो चुके हैं, जिन्होंने अभी अप्लाई करना है, क्योंकि वो एडल्ट्स हैं, उनकी लाइफ के भी पिछले 10 साल देखे जाएंगे कि क्या इन्होंने पिछले 10 साल में कोई ब्रीच किया, कोई ऑफेंस किया, कोई काम किया, कोई जब आपको काम करना अलाउड नहीं था, कोई आपने डिफरेंट नाम इस्तेमाल किया, कोई ऐसी चीज़ अगर आपने की है, कोई भी चीज़ जो वो पिक कर सके कि ये आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, तो वो चीज़ आपके खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी। इसको अच्छी तरह से दिमाग में आप प्रिपेयर्ड होके समझ के फिर उसके ऊपर चलिए। आपके केस में अब ये जो चीज़ हुई है कि आपका अब बच्चे आपके 2 ब्रिटिश हो चुके हैं, आप सोच रहे हैं इसका कोई फ़ायदा होगा, इसका अब आपकी नेशनैलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। आपके बच्चे ब्रिटिश हैं, आप लोग इंडेफिनिट लीव होल्डर्स हैं, आपको निकलने को तो कोई नहीं कह रहा ना यहाँ से। ब्रिटिश नेशनैलिटी होना आपका हक नहीं है, वो एक चीज़ ऐसी है कि आप कानून से मांग सकते हैं कि मेरी एलिजिबिलिटी बनती है। अब आप जब एलिजिबल हो जाते हैं उस चीज़ के लिए और आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो जो कंडीशंस उनकी हैं, उन सारी कंडीशंस को आपको पूरा करना है।
अगर तो ऐसा हो रहा होता कि जी आपको निकाला जा रहा है यहाँ से और फिर आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे कुछ ना कुछ स्टेटस दिया जाए, मेरे बच्चे ब्रिटिश हैं, वो देखो यहाँ पे रह रहे हैं, तो वो बात डिफरेंट होती। लेकिन ये वो वाली बात नहीं है। इस केस में, इस सिचुएशन में आपको निकाला नहीं जा रहा, आपको नेशनैलिटी नहीं दी जा रही, क्योंकि वो ये कहते हैं कि पिछले 10 साल जो आपने यूके में गुजारे उसमें आपका कैरेक्टर ढीला रहा है। सो वो कैरेक्टर ढीला होने की वजह से वो आपको रिफ्यूज कर रहे हैं। ढीले से प्लीज कोई गलत मुराद ना ले लीजिएगा, मुझे वो इंडियन गाना याद आ गया था, वो कैरेक्टर ढीले वाला, तो इसलिए ये लफ्ज बोल दिया। अदरवाइज कहते ये है कि जो गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी नहीं कर रहे और उसकी वजह से आपको रिफ्यूज किया जा रहा है। सो जो आपने 3 साल गुजारे जहां आपके पास स्टेटस नहीं था उसको आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा और मेरे ख्याल में आपको रिफ्यूज कर दिया जाएगा। सो मुझे नहीं लगता कि अभी आपने जो कुछ मुझे बताया उसके ऊपर कुछ मुझे ऐसी सेंसिबल चीज लगती है कि आप इतनी फीसें दे के नेशनैलिटी की और नेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई करें। अभी मेरा ख्याल है आपको रिफ्यूज कर दिया जाएगा। आई एम सॉरी सर। अगला सवाल लें जी। हेलो हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। नवंबर में हमने एफएलआर और एफपी डाला हाँ 7 साल की पॉलिसी पे, हमें एक्नॉलेजमेंट लेटर नवंबर में आ गया। ठीक। हमने एनएचएस के चार्जेस भी पे कर दिए हैं और लेकिन अब तक बायोमेट्रिक्स वगैरह का कोई लेटर नहीं आया। Okay. और हमारे बच्चे को यहाँ रहते हुए 9.5 साल हो गए, अभी वो अंडर 18 है। ठीक। हाँ बस नेक्स्ट ईयर उसने 18 हो जाना है। Okay. तो मुझे यही पूछना कि बायोमेट्रिक्स वगैरह अभी तक क्यों नहीं आया है, क्या डिले लगता है इसमें? बस ओके सर, मैं आपको कोई लंबा जवाब तो इसमें नहीं दे सकता, कानूनी कोई दाव पेच इसमें कोई भी नहीं है। ये एक प्रोसीजरल चीज़ है, क्योंकि आप एप्लीकेशन करते हैं, एप्लीकेशन की आपकी एक्नॉलेजमेंट भी आ जाती है और उसके बाद फिर आपको बायोमेट्रिक्स का लेटर आ जाता है। सिर्फ जो मुझे चीज़ समझ आती है वो ये कि नवंबर में आपने किया तो आम टाइम फ्रेम शायद इसलिए ना हो रहा हो कि क्योंकि बीच में कुछ दिसंबर के कुछ क्रिसमस की छुट्टियां आ जाती हैं, शायद कुछ उस वजह से हुआ हो। मैं और तो कुछ भी नहीं इसमें समझ सकता। अगर एक कोई 3-4 हफ्ते तक आपको नहीं आता तो फिर कुछ फिक्र कीजिएगा और फिर कुछ एमपी से रब्ता करें या कुछ होम ऑफिस से रब्ता कीजिएगा। लेकिन मेरे नहीं ख्याल कि आपको अभी कोई घबराने की ज़रूरत है। अभी इतना टाइम नहीं गुजरा कि मैं कहूँ कि आप परेशानी वाला बटन अभी दबा दें, क्योंकि आमतौर पे होता है कि आप एप्लीकेशन करते हैं उसके तकरीबन 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, 6 हफ्ते के अंदर आपको बायोमेट्रिक्स आ जाते हैं। सो अगर आप सोचें कि आपकी नवंबर में की गई एप्लीकेशन अगर फॉर एग्जांपल एंड ऑफ नवंबर में की गई है तो दिसंबर के आप तकरीबन 3 हफ्ते लगा लें, तो 2 हफ्ते उसके ऊपर 3 हफ्ते और अभी लगा लें, तो आपका भी बस वहाँ पूरा टाइम पहुँच रहा है। मेरे ख्याल है आपको इस हफ्ते में या अगले हफ्ते में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता तो फिर बात कीजिएगा, फिर कुछ आगे से इसमें करते हैं। और अच्छा, बेस्ट ऑफ लक। वैसे आपने जो बताया कि आपके बच्चे को 9.5 साल हो गए और वो अभी भी 18 से कम है, आपका पूरा चांस बनता है कि आपको स्टेटस मिलना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक जी, अल्लाह हाफिज। हेलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अली भाई, मैं हुमैरा बात कर रही हूँ गुस्टर से। जी। मैंने पूछना था कि मेरी सिस्टर होती है पाकिस्तान में और हम इधर 5 मेरे भाई हैं ब्रिटिश और हम 3 बहनें भी ब्रिटिश हैं, अम्मी अबू भी इधर ब्रिटिश हैं। तो वो हर साल विजिट करती रहती हैं तकरीबन, कभी साल में समर हॉलीडे में बच्चों के साथ और हस्बैंड, तो कभी 2 साल में। तो इस दफा उसका वीजा खत्म है तो हम चाह रहे थे कि 10 ईयर का लगवाना। तो आपको पता है कि फीसें बहुत ज्यादा हैं और अगर हम 10 ईयर अप्लाई करते हैं और अपील का राइट भी नहीं है, तो चांस है उसके कि हम 10 ईयर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले उसका 2 साल का लास्ट जो था वो 2 साल का खत्म हुआ, इससे पहले वो 6 मंथ के वीजे पे आती रही है। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ जी। 10 ईयर्स का एक चीज़ याद रखें, जो जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन और जो मेरा नॉलेज है वो ये कि आपको पहले आप जब अप्लाई करें तो आपको 6 मंथ्स का मिलता है। अगर आपने पहली एप्लीकेशन की विजिट वीज़ा के लिए और आपने सीधा 5 साल के लिए अप्लाई कर दिया तो वो आपको कभी भी 5 साल नहीं देते। होता ये कि वो आपको ऐसे ऐसा बिल्डअप करते हैं, आपका कॉन्डक्ट देख के उसके बाद आपको ज़्यादा टाइम देते हैं। आपने पहले अप्लाई किया, आपको 6 महीने का मिला, फिर अप्लाई किया, आपको 2 साल का मिला। अब आपको जो अप्लाई करना है वो आप 5 साल के लिए अप्लाई कीजिए कि जी 5 साल का जब मिलता है वो 5 साल जब कंप्लीट होते हैं फिर आप 10 साल के लिए जाइएगा। अभी मेरा नहीं ख्याल कि 10 साल का अप्लाई करने का और उसकी इतनी फीसें देने का कोई आपको खास फायदा होगा। आप 5 ईयर्स वाला ही डालिए और उसका तो सारा बताएं जो मेन चीज़ें होती हैं। विजिट वीज़ा के लिए एक चीज़ याद रखें, आज से कोई 2 साल पहले तक विजिट वीज़ा एप्लीकेशंस बिल्कुल हलवा होती थी, कोई मसला नहीं था, कोई मुश्किल नहीं होता था। सिर्फ उसमें यह था कि आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट्स लगानी है और हल्का फुल्का इधर उधर की कहानी को डाल दी कि जी किस लिए आना चाहते हैं, बात बन जाती थी। अब
प्रॉपर कानून को फॉलो किया जा रहा है जिसमें आपको हर चीज को दिखाना होता है। सो मेरे नजदीक विजिट वीजा एप्लीकेशंस भी अब कुछ जरा टेक्निकल एप्लीकेशंस का हिस्सा बन गई। सो इसलिए प्लीज आराम से उसको खुद करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आपको ये चीज सही चाहिए तो मैं ये कहूंगा कि किसी वकील से राब्ता कीजिएगा जो आपको इसको प्रॉपरली तैयार करके दे। मैं भी बहुत अच्छा हूं विजिट वीजा एप्लीकेशन में, मेरे पास आना चाहे तो नो प्रॉब्लम, लेकिन कह ये रहा हूं जहां पे भी जाना है किसी प्रॉपर बंदे से कराइएगा जो इसको आसान सी चीज, लाइट सी चीज लेके इसको बिल्कुल आराम से बस वो साइड पे ना लगा दे कि अच्छा ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप रिफ्यूज कर दी जाएगी अगर आपने इसको सही तरह से प्रिपेयर ना किया तो। अब हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, दूसरी ब्रेक खत्म करके वापस आते हैं, फिर अपना सवाल जवाब का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे। थोड़ी सी देर में दोबारा मिलते हैं।